हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन और इन्वेस्टमेंट के टाइप और सेविंग्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशन आती है इसमें कुछ और। ये पूरी तरीके से 12th लेवल का है, लेकिन दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें बेसिक नॉलेज के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। छोटे छोटे डेफिनेशन है जो आपको समझ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। समझना बेहतर रहेगा, तो हम बहुत ही इजी वर्ड्स में इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी निवेश फलन या विनियोग फलन क्या होता है। ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन में देखिए, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स और न्यू कैपिटल एसेट्स सच एज मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है इसका मतलब होता है कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करना। जो कोई भी कंपनी होती है या फर्म होती है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो कैपिटल गुड्स के ऊपर या न्यू कैपिटल एसेट्स को परचेज करने में जो खर्चा करता है, जो एक्सपेंडिचर करता है, वही इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है। यानी जो फर्म्स या कंपनियां होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए मशीनरी खरीदते हैं, टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और ये जो मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, ये बिल्डिंग है, ये सब कैपिटल गुड्स कहलाती है। यानी फर्म्स या प्रोड्यूसर्स के द्वारा कैपिटल गुड्स के ऊपर, यानी इन चीज़ों के ऊपर जो फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जो पैसा लगाती है, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। यानी इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स बाय द फर्म्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात देखिए, दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, ऑफ द इकोनॉमी। यानी अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा, जो फर्म्स या प्रोड्यूसर्स है वो मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स के ऊपर, यानी कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर एक्सपेंडिचर करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो जितनी ज़्यादा मशीनें होगी, जितनी ज़्यादा फैक्ट्री की बिल्डिंगें होंगी, इक्विपमेंट्स होंगे, उतना ही हमारे इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी। यानी अब हम ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन कर सकेंगे अगर इनके कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जाएगा। तो अब बेसिकली आपको 12th क्लास के लेवल में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के दो टाइप ही पढ़ने हैं। एक तो होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे प्रेरित निवेश बोलते हैं। दूसरा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसे स्वायत्त निवेश बोलते हैं हिंदी में। आइए बारी बारी दोनों की डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं। पहला आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित इन्वेस्टमेंट। देखो, प्रेरित, इंड्यूस का मतलब होता है ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो पैसा लगाया जाता है, वो किसी न किसी चीज़ से प्रेरित होकर लगाया जाता है। मतलब कुछ मोटिव होता है, उस मोटिव को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे होता है प्रॉफिट मोटिव। देखो डेफिनेशन देखिए इसका, इट इज़ दैट इन्वेस्टमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन प्रॉफिट और इनकम। यानी ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम या प्रॉफिट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए या ज़्यादा इनकम कमाने के लिए, ज़्यादा इनकम या ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के मोटिव से ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इनकम और प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की उम्मीद होगी, एक्सपेक्टेशंस होगी, जितनी ज़्यादा इनकम अर्निंग की एक्सपेक्टेशन होगी, उम्मीद होगी, वहाँ पे उस सेक्टर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर इनकम इनकम कमाने के मोटिव से या प्रॉफिट कमाने के मोटिव से अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और ये डायरेक्टली जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये इनकम से या प्रॉफिट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। कैसे देखिए, अगर लगता है कि वहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा है या इनकम जो है वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर इनकम ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो उस बिज़नेस में, उस गुड्स को बनाने में या उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और अगर इनकम उस सेक्टर में या कम होने लगेगी या प्रॉफिट कम होने लगेगा तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कम कर दिया जाता है। यानी क्लियरली देखा जाए तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है इनकम और प्रॉफिट के ऊपर। यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट या इनकम अर्न करने के मोटिव से किया जाता है
और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम और प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, और इनकम से या प्रॉफिट से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी अगर इनकम प्रॉफिट बढ़ेगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अगर इनकम प्रॉफिट कम होगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम होगा। इसीलिए इसको इनकम इलास्टिक बोलते हैं। इनकम इलास्टिक यानी इनकम चेंज होगी, बढ़ेगी या घटेगी तो ये भी चेंज होगा, यानी इनकम के साथ साथ इसमें चेंज आता है, तो इसे इनकम इलास्टिक बोलते हैं। यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज इनकम इलास्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर इसका डायग्राम बनाओ तो ये अपवर्ड स्लोपिंग का कर्व बनेगा। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों बना? क्योंकि देखिए अगर इनकम बढ़ रही है, देखो यहाँ पे इनकम जैसे ही 100 से देखिए यहाँ पे प्लीज सी दिस डायग्राम। जैसे इनकम पहले यहाँ पे 100 है तो ये ए पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होकर यहाँ पे बी पे आ गया। यानी इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। एक चीज़ याद रखिएगा आप, जब भी टू वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है तो अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनता है, और अगर इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो नेगेटिव स्लोप का डायग्राम बनता है। यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट संबंध है दोनों के बीच में तो अपवर्ड स्लोपिंग का डायग्राम बनेगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का। अगला लेते हैं इसका। अब है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश। ये देखिए क्या है, इट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट रिलेटेड और डिपेंड ऑन इनकम और प्रॉफिट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम या प्रॉफिट से संबंधित नहीं होता है, यानी इसका इनकम और प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये जो है जो पहले वाला हमने किया था इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, देखिए जो इससे पहले का था इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इसको प्राइवेट सेक्टर करता है। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। तो इनकम ज़्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, इस उद्देश्य से प्राइवेट सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट करती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? ऑटोनोमस वाला गवर्नमेंट यानी देश की सरकार करती है। सरकार किन चीज़ों में करेगी? सरकार करेगी देश के डेवलपमेंट के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देश का विकास करना है तो रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़, तो देश का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट जो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है, इसका उद्देश्य जो होता है, जो मोटिव होता है, वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि पब्लिक वेलफेयर होता है, और ये इकोनॉमिक या सोशल कंडीशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी सरकार जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी या कम करेगी, ये डिपेंड करता है कि उस देश की इकोनॉमिक या सोशल कंडीशन क्या है। जैसे हालात होंगे उतना ही सरकार इसमें पैसा लगाएगी। यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है, यानी स्वायत्त निवेश जो है, ऐसा इन्वेस्टमेंट या निवेश होता है जो देश की सरकार करती है, यह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करती है। इसका मोटिव जो है वो इनकम या प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि पब्लिक वेलफेयर होता है। ठीक है, ये जो है वो इनकम इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक यानी इनकम या प्रॉफिट के बढ़ने या घटने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जैसे इनकम या प्रॉफिट चाहे बढ़े या घटे तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसका कोई संबंध नहीं होता। सरकार को तो हर साल पैसा खर्च करना ही है, डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करना ही है, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसीलिए क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो वो कांस्टेंट रहता है। जैसे इनकम जो देखिए 100 हुई, 200 हुई, 300 हुई, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट बना हुआ 1 के ऊपर, 1 करोड़ टू 100 करोड़ जो भी है ये। तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो डायग्राम बनता है, जो कर्व बनता है, जो लाइन बनती है, वो पैरेलल या हॉरिजॉन्टल बनती है और एक्स एक्सिस के। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि भाई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, तो वो हॉरिजॉन्टल या पैरेलल बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है दो टॉपिक आएंगे आपके, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आपको याद करना, पहले एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो पहले एक्स एंटे पढ़ते हैं। देखिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्रोड्यूसर प्लान टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। मतलब ये जो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट है, ये फर्म्स या प्रोड्यूसर्स जो प्लान करती है कि हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना अपने बिजनेस के ऊपर या इकोनॉमी के अंदर, वही प्लान इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप इसको इजी भाषा में समझना चाहो तो एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। यानी फर्म्स या प्रोड्यूसर जितना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाते हैं कि हम इतना
हम जो है वो एक्सपेक्टेड या अप्रोक्सीमेट इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो जो प्लान्ड होता है, जिसको कई बार इंटेंडेड और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, यानी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक्चुअल या रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो खाली प्लान इन्वेस्टमेंट होता है। जो फर्म्स या प्रोड्यूसर ये सोचते हैं, जो प्लान करते हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे इस साल, तो जो प्लान किया हुआ इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है एक्स एंटे। और फर्म्स या जो प्रोड्यूसर्स है जो एक्चुअल में जो रियल में इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे वो होगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। यानी मान लीजिए फर्म्स ने सोचा था कि हम 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्लान किया था खाली कि भाई इतना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो ये तो एक्स एंटे हो गया। लेकिन जब आगे जाके उन्होंने 700 करोड़ का ही एक्चुअल में वो लोग कर पाए। कोई भी मजबूरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी एक्चुअल में वो इतना ही इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। तो जो एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल में जो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं फर्म्स और कंपनी, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट। तो आप तो इतना याद रख लो, एक्स एंटे का मतलब होता है जो प्लान किया जाता है, प्लान्ड, जिसकी योजना बनाई जाती है कि हम इतना कर सकते हैं, कर देंगे। और जो रियल में किया जाएगा, वो एक्स पोस्ट होता है। सिमिलरली ऐसा ही एक टॉपिक ले सकते हो आप, एक्स एंटे सेविंग का ले सकते हो, एक्स एंटे सेविंग। तो एक्स एंटे सेविंग का मतलब हो गया प्लान सेविंग इन द इकोनॉमी, यानी देश के अंदर जो भी होती है, जो पब्लिक होती है या जो भी होता है सेविंग करने वाला, वो ये प्लान करता है कि हम इतनी सेविंग कर लेंगे इस साल देश के अंदर। और जो आगे जाके एक्चुअल में जो सेविंग हो पाएगी, मतलब एक्चुअल में जो सेविंग हो पाएगी इकोनॉमी के अंदर, वो होती है एक्स पोस्ट सेविंग। यानी जितनी सेविंग करने का प्लान बनाया जाएगा वो तो एक्स एंटे सेविंग है, और जो सेविंग एक्चुअल में की जाएगी वो होती है एक्स पोस्ट सेविंग, ठीक है। तो आते हैं इसमें, आइए अब 2 टॉपिक और हैं इसमें, इस वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक हैं, 12th क्लास के हैं। एक वर्ड आता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी। तो इसमें क्या देखो कि इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच all those people who are willing and able to do work at current wage rate do not get work। यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग जो हैं वो काम करने के लिए विलिंग है, यानी काम करना चाहते हैं और काम करने में एबल है, यानी काम करने में सक्षम है, काम कर भी सकते हैं वो लोग, लेकिन उनको जो करंट वेज रेट है, जो मजदूरी दर चल रही होती है, उस पर काम नहीं मिलता, दे डू नॉट गेट वर्क। यानी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो व्यक्ति है, जो लोग होते हैं, वो वर्क करने की यानी काम करने की इच्छुक होते हैं, विलिंग होती है उनकी, और काम करने में सक्षम होते हैं, यानी काम करने में एबल भी है, कर सकते हैं काम, लेकिन उनको जो वेज रेट या मजदूरी या वेतन जो रेट चल रही है, उस मजदूरी के ऊपर उनको काम नहीं मिलता। तो ये स्थिति कहलाएगी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी ओर एक वर्ड आएगा यहाँ पे आगे जाके आपके, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। इसमें देखिए क्या है, इट इज ए सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क एट द करंट वेज रेट गेट वर्क। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जितने भी लोग होते हैं जो वर्क करने के, काम करने के विलिंग होती है, जो काम करने में सक्षम होते हैं या काम करना चाहते हैं और एबल भी हैं, यानी काम करना चाहते हैं भी और काम करने में सक्षम भी है, उनको करंट वेज रेट के ऊपर काम मिल जाता है, ठीक है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आप केवल उन्हीं लोगों को शामिल करोगे जो काम करना चाहते हैं, जो अपनी इच्छा से ही काम नहीं करते वो इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। जो काम करना चाहते हैं, मतलब काम करने की विलिंगनेस भी हो और काम करने में सक्षम भी है, उनको सबको काम मिल जाएगा। यानी ऑल दोज पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू डू वर्क गेट जॉब एट द करंट वेज रेट। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। और ये जो भी आपके आप पढ़ रहे हो, ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट, ये जेम किन्स था एक अर्थशास्त्री, जॉन मेनार्ड किन्स, उन्होंने उनका ये लाए हुए हैं चीज़ें हैं, और
इन्हीं जेएम केन्स को ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट करने का श्रेय जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो समझती अर्थशास्त्र है उसका विकास करने का श्रेय इनको जाता है। तो अभी मैंने 12th क्लास लेवल के छोटे से टॉपिक्स बताए आपको, इतने इजी हैं कि आप खुद भी इनको सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। आप इनके नोट्स बना लेना तो आपको बाद में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, थैंक यू।